Hello, NEET aspirants. Welcome to this section of analysis and explanation of chemistry section in NEET 2020. नीट 2020 में जो केमिस्ट्री सेक्शन आया था वो बहुत बैलेंस्ड सेक्शन था। इस बार हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी बैलेंस था। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब में बराबर से क्वेश्चंस आए थे और डिफिकल्टी लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं था। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव डन दैट। लेट अस स्टार्ट आवर एनालिसिस विद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कि हर एक चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर्स लेते हैं 11th क्लास से। सो 11th क्लास में जो हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जिसी को हम लोग जो है कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसमें 2 क्वेश्चन अपीयर किए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 1 क्वेश्चन अपीयर किया। क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में 2 क्वेश्चन अपीयर किए। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी 2 क्वेश्चन अपीयर किए हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में से 1 क्वेश्चन आया है। थर्मोडायनामिक्स में से 2 क्वेश्चंस एज यूजुअल। इक्विलिब्रियम में से 2 क्वेश्चंस एज यूजुअल। रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसमें 1 क्वेश्चन अपीयर किया। हाइड्रोजन में से 1 क्वेश्चन अपीयर हुआ था। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 2.5 क्वेश्चंस, इसलिए क्योंकि आधा क्वेश्चन जो है वो कहीं और भी अपीयर किया। जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे। सो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2.5 क्वेश्चंस। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से 11th वाला पोर्शन पी ब्लॉक एलिमेंट में से 1। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 13, 14 और 15 में से 1 क्वेश्चन बना था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट वाला चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में 2 क्वेश्चंस बने हैं। हाइड्रोकार्बन्स में इस बार 4 क्वेश्चंस बने थे। सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से 4 क्वेश्चन अपीयर किए, ये सबसे ज्यादा हैं 4 क्वेश्चंस। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन अपीयर नहीं हुआ। आई मीन टू से व्हाट कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सो ऑल इन ऑल अगर 11th का बात करें तो हमारे क्वेश्चंस बने हैं लगभग 23, या हम कह सकते हैं 22.5, क्योंकि हाफ हम लोग ने पहले भी कंसिडर किया। नाउ अगर सपोज 12th क्लास वाले सिलेबस की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट्स के ऊपर 1 क्वेश्चन, सॉल्यूशंस के ऊपर एज यूजुअल 2 क्वेश्चंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर 2 क्वेश्चंस, देन केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर अगेन 2 क्वेश्चंस। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कह सकते हैं 1.5 क्वेश्चन। देन जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में 1 क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो 12th वाला पार्ट है उसके ऊपर 1 क्वेश्चन था। सो पी ब्लॉक 11th का और 12th का मिलके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 क्वेश्चंस आया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर देयर आर 2 क्वेश्चंस। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स की अगर बात करें तो इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आए थे जो हम लोग हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी ले चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग ने 4 क्वेश्चंस लिए, उसमें से 2 जो है वो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स से रिलेटेड है। सिमिलरली अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स वाला 1 क्वेश्चन जो है वो हैलो अरेन्स से रिलेटेड था। सो वी कैन से कि भाई 3 क्वेश्चन आए थे, बट हम इसको ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर में उसको कंसिडर कर लिया। बट द बेस वाज हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। तो ऐसा नहीं है कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स से क्वेश्चन नहीं आए थे, वो 3 क्वेश्चंस बट दे वर इंटर रिलेटेड, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने डाल दिया। फिर जो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स है उसमें 2 क्वेश्चंस आए, जिसमें से 1 का बेस अगेन हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स था। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में 1 क्वेश्चन आया था। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में भी 1 क्वेश्चन था। बायोमोलिक्यूल्स में 2 क्वेश्चंस आए थे। अब इसमें 1 क्वेश्चन ऐसे के ऐसा आपके बायो सेक्शन में भी आया था बायोमोलिक्यूल से। सो देवर द क्वेश्चंस वर सेम, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम थे। जिसको बायोमोलिक्यूल्स में उधर अगर बायो में क्लिक किया तो वही क्वेश्चन जो है इधर भी मैंने उसको केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी क्लिक किया। देन पॉलीमर्स में 1 क्वेश्चन आया हुआ है और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसमें भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। सो द बेसिक कैच यहाँ पे ये था कि आधे से ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि
halo alkenes and halo arenes में से क्वेश्चन नहीं आया, बट द क्वेश्चन वाज देयर, बट देयर वाज एन इंटरलिंक कंसेप्ट. सो इंटरलिंक पेडागॉजी में जो क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको एक स्पेसिफिक चैप्टर में डिवाइड नहीं किया, हमने उस चैप्टर में डाल दिए और हालो alkenes और हालो arenes को उसमें नहीं दिया. सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो 12th क्लास है उसके अंदर 22 क्वेश्चंस और 11th क्लास में 23 क्वेश्चंस आए थे. अब हम कंसिडर करें तो वहां पे भी 22 एंड हाफ और यहाँ पे भी 22 एंड हाफ क्वेश्चन है. हमने वहां पे 22 एंड हाफ को 23 कंसिडर किया और यहाँ पे 22 एंड हाफ को हम लोगों ने जो है कंसिडर किया है 22. तो देखा जाए तो 50-50% का वेटेज 11th और 12th दोनों पे आया था. सो एकदम बैलेंस्ड जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आया 11th के लिए भी और 12th के लिए भी. अगर सपोज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस. ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं. इसका मतलब अगर हम लोग अच्छे से ये जो पेपर आया था उसको देखते हैं तो आप कोई भी सेक्शन इग्नोर नहीं कर सकते. आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अब आइए हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं. नीट 2020 के सेट G6 में से हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर 136 था उसके अंदर, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी. ये क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन होना चाहिए. ऑप्शंस थे नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 H2S गैस, नंबर 3 SO2 गैस and नंबर 4 हाइड्रोजन गैस. Now, during the electrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode, हमको ये पता है कि इसके अंदर H2O होगा. Now this H2O will give H plus and OH negative ions. Similarly, if we just talk about H2SO4, तो H2SO4 देगा twice H plus and SO4 2 negative. So you have positive ions और cation as H plus दोनों में भी. So जो H plus है, this H plus will move down towards the negative electrode यानी कैथोड के ऊपर. So what will happen at cathode? कैथोड के ऊपर H plus का रिडक्शन होगा and it will give hydrogen gas. So hydrogen gas जो है यहाँ से liberate होना शुरू हो जाएगा at cathode. However, the question is being asked for anode. अब anode के ऊपर क्या होगा? So you have 2 negative ions, OH negative and SO4 negative. So हमारे पास में दो जो है negative ions है यानी anions है, OH negative है ना, SO4 twice negative. तो इन दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन एनोड के ऊपर जो है वो डिस्चार्ज होगा ना. एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर कौन डिस्चार्ज होगा. सो प्रेफरेंशियली OH नेगेटिव विल बी कलेक्टेड एट एनोड और विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. द रीजन इज दैट क्योंकि दोनों ही एनोड के पास में गए लेकिन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज किसका होगा, OH नेगेटिव का, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है. एंड देयरफॉर एट एनोड OH negative gets oxidized to produce oxygen gas, H2O and 4 electrons. और इसीलिए जो एनोड है वो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. सो व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड इनटू द क्वेश्चन में पूछा था आपको कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी. सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी ऑक्सीजन. सो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. सर G6 में नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था एंड द क्वेश्चन वाज द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 और एटॉमिक मास दिया हुआ था कैल्शियम का 40 grams per mole. नाउ वी नो the amount of electricity required to deposit or liberate 1 gram equivalent of a substance is equal to 1 Faraday. Now, यहाँ पर हमारे पास में है CaCl2. Now, this CaCl2 will give you Ca2 plus
प्लस ट्वाइस Cl माइनस, दैट मीन्स Ca के ऊपर जो है 2 प्लस चार्ज है. Now, what is an equivalent weight? Equivalent weight will be equals to molecular mass upon n factor. So, molecular mass is given to be 40 divided by n factor. What's the charge onto it is 2. Or the valency of calcium is 2. So, that's why uska 20 equivalent mass हुआ. Now, because हम लोगों को पता है कि अगर सपोज कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्वालेंट यानी इक्वालेंट वेट इतना वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट करने के लिए द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज 1 फैराडे. देयरफॉर टू प्रोड्यूस 20 grams calcium number of Faraday required will be equals to 1 क्योंकि 1 Faraday यानी इक्वालेंट वेट इतना वेट डिपॉजिट करेगा. अब हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अगर सपोज हमारे पास में Ca2 प्लस बना है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो वो ये बनेगा Cs और रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे. दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 मोल Ca will require 2 moles of electrons, that is 2 Faraday. Therefore, 40 grams Ca will require 2 Faraday. Therefore, 20 grams Ca will require 1 Faraday. That means to say what? For this question, the answer must be option 4, that is 1 Faraday. The number of Faradays required to produce 20 grams of calcium from molten CaCl2 will be equals to 1 Faraday. Set G6 में next वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था. क्वेश्चन नंबर 138. Elimination reaction of 2-bromopentane to pent 2-ene is A. Beta elimination reaction. B. Follows Zestev rule. C. Dehydrohalogenation reaction. D. Dehydration reaction. Now, this question will be of हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स वाले पोर्शन में से भी हो सकता है. हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं क्लास 12 के हालो अल्केन्स एंड हालो अरीन्स ऑल्सो. और इसलिए एनालिसिस में हमने कहा था कि भाई देयर आर क्वेश्चंस जो दोनों तरफ आ सकते हैं. अब इसके लिए ऑप्शंस भी दिया था आपको ACD, BCD, ABD एंड ABC. अगर सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखा जाए तो 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2-इन बनाना है तो इस रिएक्शन में 2 एडजेसेंट कार्बन आटम से क्योंकि पेंट 2-इन बना हुआ है सो Br और H यानी HBr निकला हुआ है. लेट्स से इसमें से हम लोगों ने HBr निकाला हुआ है. सो दिस मस्ट बी डीहाइड्रोहालोजिनेशन. ये रिएक्शन जो है डीहाइड्रोहालोजिनेशन है यानी ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला. सो दिस कुड नॉट बी अ डिहाइड्रेशन. वैसे भी OH है नहीं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो सकता. तो जो भी ऑप्शन में डी आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1 में ACD है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 2 में BCD डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 3 में ABD तो ये भी रिएक्शन ये भी जो है ऑप्शन आपका नहीं हो सकता. लेकिन ऑप्शन नंबर 4 बचा हुआ जो है ABC इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. बट ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हो गया. अब अगर सपोज हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन का तो हमको पता होना चाहिए बिकॉज HBr जो निकला हुआ है दिस इज एन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. इसके अलावा अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो पेंट 2-इन शुड बी द मेजर प्रोडक्ट क्योंकि अगर सपोज हम लोग हाइड्रोजन इधर से निकालते हैं और Br अगर सपोज यहाँ से निकालते हैं तो बेसिकली जो भी आपका पेंटीन बनेगा दैट विल बी पेंट 1-इन विच इज अ माइनर प्रोडक्ट. नाउ दिस इज इन अकॉर्डेंस टू Zetsev's रूल विच इज ऑल्सो सिमिलर टू Zetsev's रूल. Zetsev's and Zetsev's rules are same. So
वी कैन ऑल्सो से दिस रिएक्शन फॉलो Zipf रूल और Zipf रूल. इसका मतलब आपके ऑप्शन ए, बी और सी जो दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, रादर नॉट ऑप्शंस ए, बी, सी जो है दे आर करेक्ट. ऑन द डी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन डज नॉट शो डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन तभी होगा जब उसके अंदर OH होगा, इसके अंदर OH नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस थ्री आर करेक्ट, and that's why your option must be option 4, that is A, B and C. Next question was from class 12th chemical kinetics, or question था the rate constant for first order reaction is 4.606 into 10 to the power minus 3 second inverse. The time required to reduce 2.0 grams of the reactant to 0.2 gram is. The options were number 1 200 seconds, number 2 500 seconds, number 3 1000 seconds, and number 4 100 seconds. Now, according to first order kinetics, P equals to 2.303 upon K log of E naught upon ET, where K is the rate constant, is the time, A naught is the initial concentration, AT is the concentration remained after time t. तो इसमें हम t कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यूज रखने का काम था. 2.303 हम लोगों को k का वैल्यू दिया हुआ था, k का वैल्यू ये वाज 4.606 into 10 to the power minus 3, and then log of A naught. How much was A naught? A naught was given to be 2.0 divided by 0.2. So T was equals to, this is 1 by 2 into 10 to the power minus 3 log of 10. Now this is to the base 10. So log of 10 to the base 10 has to be 1. So T will be equals to 0.5 into 10 to the power 3. 1 by 2 is 0.5. Minus 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 1. So this comes down to be T equals to 500 seconds, and that's why the option need to be second option. So इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए. Next question, question number 140 was from class 11th chemical bonding. The question was, which of the following set of molecules will have zero dipole moment? 1 boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene. Second option was nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene. Third option was boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene, and the fourth option was ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene. अब सबके अगर सपोज हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो जिनका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है वो हमारा ऑप्शन होना चाहिए. तो सबके लिए हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. अब सारे स्ट्रक्चर से हमको पता चल रहा है, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ये सिमेट्रिकल है, इसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. HF जो है उसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0. लेकिन जो CO2 है उसमें डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0. अगर सपोज हम लोग 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो देयर विल बी नेट डाइपोल मोमेंट इनटू दिस डायरेक्शन. सो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. NF3 के लिए तो डेफिनेटली बिकॉज लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, उसका नेट डाइपोल मोमेंट इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. जो NH3 है उसके लिए भी नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. लेकिन 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन के लिए डेफिनेटली ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है तो नेट डाइपोल मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. H2O is a bent structure, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. तो हम लोगों को वो ऑप्शन देखना है कि जिसके अंदर जो है सारे के सारे वो ऑप्शंस आ जाएं या सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स आ जाएं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा. सो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन
फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन में नेट डाइपोल मोमेंट जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड करेक्ट, बेरिलियम डाइफ्लोराइड करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन करेक्ट। इन चारों के लिए जो नेट डाइपोल मोमेंट है विल बी जीरो, सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 जो है वो क्लास 12 के सॉल्यूशंस में से आया था, एंड द क्वेश्चन वाज द मिक्सचर व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज, और ऑप्शंस से नंबर 1 बेंजीन प्लस टॉलिन, नंबर 2 एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, नंबर 3 क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, एंड नंबर 4 इथेनॉल प्लस एसीटोन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, यानी इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब इथेनॉल प्योर स्टेट में होता है तब उसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सो जो दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाउ व्हेन वी से दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। अब जब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स विल कम इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। अब ये जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा पहले से, क्योंकि अभी ये एक दूसरे से दूर है, एंड दैट्स व्हाई एज द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, और इसीलिए दे शो पॉजिटिव डेविएशन। और इसीलिए हम कहेंगे कि भाई द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ is ethanol plus acetone का mixture which will show the positive deviation. Question number 142 was from class 12th biomolecules, और क्वेश्चन था sucrose on hydrolysis give. Option 1 alpha D glucose plus beta D glucose, option 2 alpha D glucose plus beta D fructose, option 3 alpha D fructose plus beta D fructose, option 4 alpha D glucose plus alpha D fructose। अब हम लोग को ये पता, दिस वाज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कि हमको ये पता है कि भाई सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, लेकिन कौन सा वाला देता है? तो अगर सपोज हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को मिलना चाहिए, इस तरीके से जो शो किया है उसके हिसाब से हमको मिलना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 143 जो है वो भी क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स में से ही था, और द क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड? ऑप्शन ए एलानाइन, ऑप्शन 2 टायरोसिन, ऑप्शन 3 लाइसिन, एंड ऑप्शन 4 सेराइन। द बेसिक अमीनो एसिड इज वन कि जिसके अंदर COH से मतलब एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा बेसिक ग्रुप है, जैसे NH2 ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट लुक एट एलानाइन, देयर इज 1 NH2 ग्रुप एंड 1 COH ग्रुप। फॉर tyrosine there is 1 NH2 group and 1 COH group. However, if you just look at lysine, there are 2 NH2 groups. Okay, and 1 COH group. So इसका मतलब जो है जो lysine है that should be your basic. Now let's check serine also. There is 1 NH2 group and 1 COH group. So if we just talk about lysine, lysine will be having more basic groups, and that's why हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर is option 3 lysine, which is more basic amino acid. Question number 144 is which of the following alkane cannot be made in good yield by Wood's reaction? Option 1 2,3 dimethyl butane, option 2 normal heptane, option 3 normal butane, option 4 normal hexane। ये क्वेश्चन क्लास 11 हाइड्रोकार्बन से था। अब इसमें एकदम आसान सा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें हम लोगों को एक छोटा सा चीज पता होना चाहिए कि भाई जो वुड्स रिएक्शन है उससे वही अल्केन्स बनेंगे विच विल बी हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और सिमेट्रिक अल्केन्स बनेंगे। Now, amongst the option, normal heptane जो है is an asymmetric alkane. It contains odd number of carbon atoms and cannot be prepared in good yield by Wood's reaction, और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए या हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, that is normal heptane।
Question number 145 is which of the following is cationic detergent? Option 1 sodium stearate, option 2 cetyl trimethyl ammonium bromide, option 3 sodium 2-decyl benzene sulfonate, ऑप्शन 4 सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया हुआ है। अब अगर सपोज हम लोग सबके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो सिटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो है वो पता चलता है कि दैट इज अ कटायनिक डिटर्जेंट, क्योंकि उसका जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज जनरली अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये हम लोग को पता होता है जनरली कि भाई कौन कटायनिक डिटर्जेंट है, कौन अनायनिक डिटर्जेंट है, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 दैट इज सिटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 146 जो है वो क्लास 12 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में से था और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल गिव कार्बिलामाइन टेस्ट? सो ओनली प्राइमरी अमाइंस विल गिव द कार्बिलामाइन टेस्ट। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से प्राइमरी अमाइन ढूंढना चाहिए था। तो पहला वाला जो है, जो फर्स्ट वन है दैट इज सेकेंडरी अमाइन से NH, ओके, सेकेंड इज टर्शियरी अमाइन। द थर्ड वन इज ऑल्सो अ सेकेंडरी अमाइन, ओनली द फोर्थ वन इज अ प्राइमरी अमाइन, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4 दैट इज एनिलीन। Question number 147. Paper chromatography is an example of number 1 partition chromatography, number 2 thin layer chromatography, number 3 column chromatography, number 4 adsorption chromatography. ये क्वेश्चन क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में से आया था, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, उसमें से आया था। बट देन दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11 से इक्विलिब्रियम में से है, एंड दैट वाज फाइंड आउट द solubility of NiOH/2 in 0.1 molar NaOH given the ionic product of NiOH/2 is 2 into 10 to the power minus 15. Option 1 is 2 into 10 to the power minus 8 molar. Option 2 is 1 into 10 to the power minus 13 molar. Option 3 is 1 into 10 to the power 8 molar. And option 4 is 2 into 10 to the power minus 13 molar. अब इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है NiOH/2. Now this will give Ni2 plus twice OH minus. Now let the molar solubility of Ni2 plus is X. तो अगर सपोज ये X होगा, this should be 2X. अगेन हम लोग को जो है दिया हुआ है NaOH will be added into this one. NaOH is a strong electrolyte that will give you Na plus OH minus. Now the OH minus that can be produced because how much NaOH is being given? 0.1 molar. So ये 0.1 molar होगा. So therefore from this the ionic product should be equals to Ni2 plus concentration of OH negative square. The ionic product, the value of ionic product is being given, and that is 2 into 10 to the power minus 15 is equals to Ni2 plus, we have taken it to be X, and OH कितना हो जाएगा? OH will be equals to 2X plus 0.1. That is the total concentration of OH. अब इसका स्क्वायर होना चाहिए था, okay, but we know that 2x is very much less than 0.1, and therefore 2x plus 0.1 will be nearly equals to 0.1. Therefore 2 into 10 to the power minus 15 will be equals to x into 0.1 square, or x will be equals to 2 into 10 to the power minus 15 divided by 0.1 square, which is equals to 2 into 10 to the power minus 13 molar. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए आंसर 4, that is 2 into 10 to the power minus 13 molar. Next question, question 149 was which of the following has maximum number of atoms? Option 1 1 gram of Mg, option 2 1 gram of O2, 1 gram of, option 3 is 1 gram of Li, and option 4 1 gram of Ag. ये क्वेश्चन जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th वाला फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से अपीयर किया था, वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स तो आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे 1 ग्राम ऑफ Mg इक्वल्स टू 1/24 मोल्स ऑफ Mg.
भाई weight divided by उसका atomic mass will give you number of the moles of the atoms, so that will be equal to Na by 24 atoms of Mg. Similarly, 1 gram O2 should be equal to 1 by 32 moles of oxygen molecule. क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे तो 1 by 32 into 2 moles of oxygen atoms, that is Na by 16 atoms of O. Then 1 gram of Li will be equal to 1 by 7 moles of Li, that will be equal to Na by 7 atoms of Li. 1 gram of Ag will be equal to 1 by 108 moles of Ag, that will be equal to Na by 108 atoms of Ag. हमें निकालना क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। भाई जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमारा जो है आंसर जो आना चाहिए वो होना चाहिए Na by 7. दिस विल बी द लार्जेस्ट क्वांटिटी, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. सो द वन अमॉन्ग्स्ट 4 options which is having maximum number of atoms is option 3. Next question, question number 150 says, for the reaction twice Cl gas gives Cl2 gas, the correct option is first delta H greater than 0 and delta S less than 0. Second, delta H less than 0 and delta S greater than 0. 3, delta H less than 0 and delta S less than 0. And fourth, delta H greater than 0 and delta S greater than 0. ना ये क्वेश्चन जो है क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स से आया हुआ था, एंड दिस इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. हम लोगों को पता है कि भाई जो रिएक्शंस दिया हुआ है दैट रिएक्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड हेंस डेल्टा एच R, that is heat of reaction, should be less than 0, that is negative. अब यही बात हम लोग एंट्रोपी के लिए करते हैं. जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स दिखाई दे रहे, प्रोडक्ट साइड में 1 मोल दिखाई दे रहे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से दिखाई पड़ रहा है. सो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिक्रीज इनटू द वॉल्यूम, हेंस देयर इज डिक्रीज इनटू द एंट्रोपी. देयरफॉर delta SR should also be less than 0, that is negative. So in the above reaction, both enthalpy as well as entropy decreases, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. क्वेश्चन 151 is from class 11 redox reaction, और क्वेश्चन कहता है what is the change in the oxidation number of a carbon in the following reaction? CH4 gas plus 4Cl2 gas gives CCl4 liquid plus 4HCl gas. तो हम क्या करते हैं कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके ऊपर से हम लोग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं. CH4 gas plus 4Cl2 gas gives CCl4 liquid प्लस 4HCl गैस. अब इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का कैलकुलेट कर लेते हैं. सो अगर सपोज हम लोग इधर से इधर चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. CH4 का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सपोज हमने कैलकुलेट करना है तो देखिएगा, लेट्स से इस कार्बन का है X प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का होना चाहिए प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, सो X विल बी इक्वल टू -4. वेरस यहाँ पे CCl4 में अगर देखा जाए तो X कार्बन का X प्लस Cl बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 इंटू -1 शुड बी इक्वल टू 0, सो X विल बी इक्वल टू +4. सो देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 टू +4, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 152 ये क्लास 12 पॉलीमर में से पूछा गया था, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? पॉलीब्यूटाडाइन स्टीरेन, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल, cis-1,4 polyisoprene. Now amongst the 4 options, cis-1,4 isoprene is a monomer of natural rubber, and hence the polymer formed from it. ये 4 ऑप्शन में से cis-1,4 polyisoprene is a polymer of cis-1,4 isoprene, है ना. इट्स अ नेचुरल पॉलीमर, तो ये नेचुरल पॉलीमर होना चाहिए, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 153 हम लोग दोनों ही सेक्शन से कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 11th क्लास से भी और 12th क्लास से भी. क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्वेश्चन था द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन इज 1 4.90 बोर मैग्नेटॉन, 2 5.92 बोर मैग्नेटॉन, 3 2.84 बोर मैग्नेटॉन, and 4 3.87 बोर मैग्नेटॉन. Now
ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d5 4s1, पर हमें Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हमें चाहिए Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस शुड बी Ar3d4 4s0। दैट मीन्स देर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए अगर सपोज मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं विच इज गिवन बाई म्यू इक्वल्स टू अंडर ऑफ n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे n जो है दे आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैल्यू पुटअप करते हैं तो 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू √24 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4.90 बोर मैग्नेटॉन, एंड दैट्स व्हाई जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है ना, सो दैट विल बी 4.90 बोर मैग्नेटॉन, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। Next question is from class 12 coordination compounds, और question number 154. Urea reacts with water to form A, which will decompose to form B. B, when passed through Cu2 plus aqueous deep blue color solution is formed. What is the formula of C from the following? और हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग को चूज करना था, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। So first, urea reacts with water to form A. Let's say urea plus water is A. इसका decomposition होगा तो that decomposes into ammonia and carbon dioxide. So here B is NH3. Now this B, ये जो B है, when passed through Cu2 plus aqueous, it will produce a complex Cu NH3 4 times Cu2 plus, which is blue in color, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 155 क्लास 11 एस ब्लॉक एलिमेंट से आया था, और इसको बायो का ज़्यादा टच था। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विद Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहीं पे पकड़ में आना चाहिए था, जहाँ पे उसने बोला है कि विथ Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, तो हमें पता होना चाहिए कि वो पोटेशियम होना चाहिए, कि जो पोटेशियम आयंस होते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट कैटायंस विद इन द सेल फ्लूइड्स, और इसलिए दे एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, दे पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और Na के साथ में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए था ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 156 ये क्लास 11th इक्विलिब्रियम में से आया था, और काफ़ी बड़ा सा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान सा था। क्वेश्चन था हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस H2O gives glucose plus fructose. If the equilibrium constant Kc is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin, then the value of delta G, that is free energy at the same temperature, will be. अब हम लोग को पता है कि डेल्टा जी दैट इज फ्री एनर्जी इज गिवन बाई delta G naught equals to minus RT ln K. So by substituting the values, अगर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, R का वैल्यू होना चाहिए 8.314 joules per Kelvin per mole, then T was 300 Kelvin given, and then ln of K दिया हुआ है 2 into 10 to the power 13। सो अगर इसको देखते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 157 क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स में से था, और क्वेश्चन था एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू द चेंज इन नंबर 1 हीट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर 3 कोलिशन फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 4 एक्टिवेशन एनर्जी। Now, according to the collision theory, greater the concentration of reactants, more will be the probability of collisions, है ना, उतनी ज़्यादा collisions होंगे। Hence, with increase in the concentration, the collision frequency increases. तो इन चारों में जो change होने वाला factor with increase in the concentration is collision frequency, और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 158 is from class 12 surface chemistry, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था measuring zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution. Number 1 solubility, number 2 stability of colloidal particles, number 3 size of colloidal particles, and number 4 viscosity.
नाउ वी बेसिकली नो जो जीटा पोटेंशियल होता है दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। नाउ ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ जीटा पोटेंशियल नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर सपोज जो भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर जितना ज्यादा क्या रहेगा जीटा पोटेंशियल रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन द कोलाइडल पार्टिकल्स विल टेंड टू रिपेल ईच अदर रिजल्टिंग इन द ग्रेटर स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल्स को पास में नहीं लाया जाएगा, सो दे डू नॉट अंडरगो कोएगुलेशन इजीली, सो ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। और इसीलिए हमारा इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ colloidal particles. Question number 159 was from class 12 alcohol phenols and ethers, and the question was reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give। अब ये रिएक्शन बेस्ड था तो हमको इसका रिएक्शन करना पड़ेगा। तो अगर सपोज हम लोग एसीटोन का रिएक्शन करते हैं मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में, सो वी नो दैट दिस मिथिल ग्रुप अल्किल ग्रुप इन Grignard's reagent will act as a nucleophile. So this nucleophile will attack on the carbon, and therefore this need to go to oxygen, and therefore we will get an addition product। और इस एडिशन प्रोडक्ट का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो दिस प्लस एंड दिस इज माइनस, सो दिस H goes down over here, this OH gets attached to Mg, this bond breaks up, okay, and the product formed is, and this is tertiary butyl alcohol, and that's the reason why हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 was from class 11th S block elements, और क्वेश्चन कहता है कि HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound or compounds crystallize or crystallizes? अब इसमें this depends upon the solubility. Now if this depends upon the solubility, we know that MgCl2 and CaCl2 are more soluble as compared to NaCl. माने NaCl की solubility कम है, and hence when HCl is passed, the ionic product of NaCl becomes greater, है ना? So उसके number of ions ज़्यादा हो जाएंगे, and therefore only NaCl is crystallized. इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, that is NaCl only। क्वेश्चन 161 क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71 Lu 175 रिस्पेक्टिवली आर। तो अगर सपोज हम लोग कंपेयर करते हैं इस 71 Lu 175 को, तो एटॉमिक नंबर होगा Z इक्वल टू 71 और एटॉमिक मास नंबर A विल बी इक्वल टू 175। नाउ number of protons will be equal to Z, यानी atomic number that is equal to 71. Number of neutrons will be equal to atomic mass number minus atomic number, यानी A minus Z, 175 minus 71 will be equal to 104. And number of electrons will be again equal to Z, that will be equal to 71. So number of protons are 71, number of neutrons are 104 and number of electrons are 71, और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, that is 71, 104 and then 71. Question number 162 is a question from class 11 classification of elements and periodicity or periodic properties, and इसके अंदर पूछा हुआ था कि match the followings and they were about the oxides, और हम लोग को पता है कि the basic nature of oxides goes on decreasing from left to right in the periodic table while acidic character goes on increasing। मतलब अगर सब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो बेसिक नेचर कम होता जाए, जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इसीलिए जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वो बेसिक होना चाहिए, यानी हमारा जो BaO है वो बेसिक होना चाहिए, और जो एक्सट्रीम राइट में है वो एसिडिक होना चाहिए, यानी Cl2O7 जो है वो एसिडिक होना चाहिए। जो Al2O3 है
This is amphoteric because it can behave as acidic as well as basic oxide, और जो CO है that is neutral oxide, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. Next question was question number 163. An element has a body-centered cubic BCC structure with a cell edge of 288 picometer. The atomic radius is. अब ये क्लास 12 सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था. In body-centered cubic unit cell as shown under the diagram, root 3a will be equals to 4 times radius 4r. Therefore, the r will be equals to root 3 by 4a. Now a is being given, edge length दिया था कितना 288 picometer, so this should be root 3 by 4 into 288 picometer, and that's why our answer should be option 4. Question number 164 is a mixture of nitrogen and argon gases in cylinder contains 7 grams of nitrogen and 8 grams of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is. एटॉमिक मासेस यूज करने के लिए कहा, ग्राम पर मोल में नाइट्रोजन 14, आर्गन 40. ऑप्शन 1 12 बार, ऑप्शन 2 15 बार, ऑप्शन 3 18 बार and ऑप्शन 4 9 बार. Now this question comes from class 11 states of matter. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन और आर्गन के कैलकुलेट कर लेते हैं. Now mass of nitrogen is 7 grams, so moles of nitrogen will be equal to 7 by 28, where 28 is the molecular mass, gram molar mass of nitrogen should be equal to 0.25 moles. Similarly, mass of AR equals to 8 grams, therefore moles of AR will be equal to 8 by 40, that is equal to 0.2 moles. Now, total pressure equals to 27 bar, this is given into the numerical. Up, partial pressure equals to mole fraction into टोटल प्रेशर. हमें पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है नाइट्रोजन का. सो P(N2) विल बी इक्वल्स टू X(N2) into P total, that is equals to X into X, number of moles of nitrogen is 0.25 divided by 0.25 plus 0.2 total moles multiplied by 27. So the answer must be 15 bar. यानी हमारा ऑप्शन होना चाहिए या आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. Question number 165 was from class 12 coordination compound. क्वेश्चन था which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds. यानी ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था और अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगैंड्स अगर लर्न है तो ये सॉल्व हो सकता था. और इसमें इंक्रीजिंग लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ है SCN minus less than F minus less than C2O42 minus less than CN minus, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 166 है anisole on cleavage with HI gives. अब ये क्वेश्चन क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में से आया था. तो हम लोग anisole का अगर HI के साथ में रिएक्शन करते तो व्हाट इज द प्रोडक्ट वी गेट. So anisole on reaction with HI gives phenol and methyl alcohol, जिस तरीके से, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स में से था, क्वेश्चन नंबर 167, और क्वेश्चन था द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर adiabatic कंडीशन इज. नाउ वी नो दैट फॉर एन adiabatic प्रोसेस Q must be 0, and because there is a free expansion, so W must also be equal to 0 and delta T must also be equal to 0. So these are the conditions for free expansion, यानी हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4. यानी adiabatic free expansion के लिए Q equals to 0, W equals to 0 and delta T should be equals to 0. Question number 168 class 12th जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यही नहीं मेटलर्जी में से था, और इसमें आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था. अब इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं. पहला वाला जो सेंटेंस है वो बोलता है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2. नहीं,
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना. दिस इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस. सेकेंड वन, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाई वैन आर्केल मेथड. नो, दिस इज रॉन्ग. Why? We use Mond's process. Next, pig iron can be molded into a variety of shapes. Yes, true, because more malleable. And if we just talk about the fourth one, wrought iron is impure iron with 4% carbon. Then again, this is wrong because the wrought iron जो है, it contains 0.25 to 0.3% carbon. So that means to say what, हमारा जो statement 3 है ना, that is the correct option. So हमारा आंसर होना चाहिए option 3. Question number 168 was to find out the correct statement and question number 169 is to identify the incorrect statement. ये question जो है class 12th D and F block element से आया हुआ था और हम लोग एक एक करके सारे जो statements हैं उनको verify करते हैं. The one which is wrong will be our answer. So number one, the transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Yes, this is correct. क्योंकि जो D block elements होते हैं, transition elements और transition metals होते हैं, उनको variable oxidation state होता है और इसीलिए they act as catalyst. और इसीलिए statement 1 ये correct हो जाता है. अब statement 2 देखते हैं. Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metals. बिल्कुल करेक्ट है. जब interstitial spaces को जो smaller atoms है वही ऑक्यूपाई कर पाएंगे तभी interstitial compounds बनते हैं. Number 3, the oxidation state of chromium in CrO4 2- and Cr2O7 2- are not the same. Let's check this out. So oxidation state of chromium in CrO4 2- is also +6 and Cr2O7 2- is also +6. यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत साबित हुआ. Statement 4, Cr2 plus D4 is a stronger reducing agent than Fe2 plus in water. Yes, this is correct. Why this is correct? क्योंकि वो D3 configuration acquire करने की कोशिश करेगा by giving a electron. Now, if we just talk about this entire statements, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. क्वेश्चन 170 जो है दैट इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन और इसको हम लोग 12th स्टैंडर्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स में से भी ले सकते हैं. एंड द क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस. एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है और हम लोगों को उसमें से जो X है वो निकालना है. अब इस रिएक्शन का एसेंस ये है कि X जो X बना है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, उसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिल रहा है कार्बोनिल ग्रुप. इसका मतलब आपका जो X है वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होना चाहिए. मतलब अगर सपोज हम लोग इसका ऊपर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO रिएक्शन करते हैं तो आपको डाई हैलोजन डेरिवेटिव मिलना चाहिए. क्योंकि जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है उसी का अगर हाइड्रोलिसिस आप करोगे आगे 373 केल्विन तो ही आपको मिलेगा यानी आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कन्वर्ट तभी होगा जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा. यानी X आपका होना चाहिए ऑप्शन 2 और ये आपका आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन 171 ये क्लास 11 हाइड्रोजन वाले चैप्टर से था. तो क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. तो पहले मैच कर लेते हैं. सबसे पहले तो CO plus H2. अब CO plus H2 क्या होना चाहिए? CO plus H2 must be synthesis gas. So CO plus H2 must be your synthesis gas. Okay, so A has to be 3. Now temporary hardness of water is due to MgHCO3 by 2 and calcium hydrogen carbonate. Okay, so B जो है B should be 1. Okay, then B2H6 जो है is an electron deficient hydride. Okay, so this should be year 2
and H2O2 will be having a non-planar structure due to sp3 hybridization. ओके H2O2 is having an sp3 hybridization, इसलिए उसका नॉन पोलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, दैट इज ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4. Question number 172 is the freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality is 0.078 molal containing a non-electrolyte solute in benzene is rounded off to 2 decimal places. अभी हम लोगों को इसका निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टीएफ, यानी क्वेश्चन है क्लास 12 सॉल्यूशंस में से. अभी हमें पता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू केएफ इनटू एम. केएफ दिया हुआ है 5.12 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी 0.078 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.40 केल्विन. दैट मींस हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 173 क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में से था और क्वेश्चन है कि a tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of which of the following. तो tertiary butyl carbocation और secondary butyl carbocation को बना लेते हैं. So structure 1 tertiary butyl carbocation है, structure 2 secondary butyl carbocation है. आप इसके अंदर हम लोग अल्फा कार्बन आटम्स गिनते हैं तो 3 अल्फा कार्बन आटम है और हर एक में 3 अल्फा हाइड्रोजन आटम्स है. सो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन आटम्स है, जबकि यहाँ पे ये अल्फा कार्बन आटम, ये अल्फा कार्बन आटम, 2 अल्फा कार्बन आटम, उसमें 3 और 2 5, सो 5 अल्फा हाइड्रोजन आटम्स लगे. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 174 ये क्लास 11 हाइड्रोकार्बन्स में से था और क्वेश्चन था an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product. Its structure is. Now we know that terminal alkenes on ozonolysis gives methanol. So only option 2 is the terminal alkene, and if you just look at this one and if the O and O is being given, this will form formaldehyde. Means methanol. Hence हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 175 was from class 11 P block elements और क्वेश्चन था which of the following is not correct about carbon monoxide. कार्बन मोनोक्साइड के बारे में क्या सही नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट जो दिए उसमें से. तो चारों स्टेटमेंट को एक एक करके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड the carboxyhemoglobin is less stable than oxyhemoglobin. No, this is incorrect. जो carboxyhemoglobin है वो लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन से. Then number 3, it is produced due to incomplete combustion, ये भी करेक्ट है. And it forms carboxyhemoglobin, ये भी करेक्ट है. यानी हमारा आंसर होना चाहिए, हमको पूछा हुआ है इनकरेक्ट अबाउट कार्बन मोनोक्साइड, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 176 क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में से था और क्वेश्चन था आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. ऑप्शन 1 Li2, ऑप्शन 2 C2, ऑप्शन 3 O2 एंड ऑप्शन 4 He2. हमें पता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 0. नाउ फॉर He2 मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. That means you have 2 electrons into the bonding atomic orbital and 2 electrons into anti-bonding atomic orbital. So bond order will be equal to half of Nb minus Na. So half of 2 minus 2 that will be equal to 0. इसका मतलब He2 molecule will not exist. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. Next question is question number 177 and it's from class 12 P block elements. Question कहता है which of the following oxo acid of sulfur has peroxide linkage? Number 1 H2SO4 sulfuric acid, number 2 H2S2O8 peroxodisulfuric acid, number 3 H2S2O7 pyrosulfuric acid and number 4 H2SO3 sulfurous acid. इसमें हम लोगों को जो भी एसिड्स है ऑक्सी एसिड्स है सल्फर के उनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. तो इफ यू जस्ट लुक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल्स एसिड दैट इज peroxodisulfuric acid,
इट कंटेन्स पेरोक्सी लिंकेज, और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. Question number 178 is a combined question from two chapters, Class 11 P block elements and Class 12 surface chemistry. और क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं. तो पहला वाला जो ऑप्शन है, CO2 gas is used as refrigerant for ice cream and frozen food. No, this is wrong. CO2 gas is not used for refrigeration. So A is wrong. Second, the structure of CO60 contains 12 6 carbon rings and 25 carbon rings is again wrong. Now why this is wrong? This is because C60 contains 26 membered ring and 12 5 membered rings. Now the third one is ZSM5, a type of zeolite is used to convert alcohols into gasoline, is correct. This can be used to convert alcohols into gasoline. And option D, CO is colorless and odorless gas. Okay, this is also correct. So इसका मतलब C और D करेक्ट होना चाहिए, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, C and D only. Question number 179 is from class 12 aldehydes, ketones, carboxylic acid. The reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as. Now because one is an aldehyde, that's a benzaldehyde. Another is an acetophenone. So basically this need to be a cross aldol condensation, जहाँ पे acetophenone will be considered to be the molecule 1 and benzaldehyde to be the molecule 2, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए cross aldol condensation, that is option 3. The last question, question number 180 is identify the incorrect match, और ये क्वेश्चन था क्लास 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, IUPAC नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, उसमें से था. तो इसके अंदर अगर सपोज हम लोग देखें तो द फर्स्ट वन, अनिल यूनियम इज डेफिनेटली मेंडेलिवियम, अनिल ट्राइम इज लॉरेंसियम, अनिल हिग्जियम इज सीबोर्गियम, करेक्ट है. Ununium is drumstadium is wrong. It has to be rontagenium. And that's why इसमें ऑप्शन में हम मार्क कर सकते हैं ऑप्शन 3. This is an incorrect match. So this completes our paper for NEET 2020. अब इसमें हम लोगों को समझ में आता है द क्वेश्चन वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. इतने सालों में जो है उसमें ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था. That's all in this session. Thanks for watching. Keep on watching and do subscribe to the channel to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.